प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें आइडियल से संबंधित सारे थ्योरम्स को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और पिछला क्लास जो हम लोगों का चला था वो आप ज़रा देख लें कि प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो आइडियल के बारे फील्ड के बारे में ऐसा पढ़े थे कि कोई फील्ड है और उसके पास आइडियल है और इस बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कल के थ्योरम में कि कोई फील्ड है और यदि उसके पास कोई आइडियल है तो उसके पास इम्प्रॉपर आइडियल ही होगा, प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकता है। ये थ्योरम था हमारा। तो इसी संबंध में आज हमारा एक थ्योरम होगा कि फील्ड के पास सबसे पहले बताइए कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा आता है। फील्ड के पास जो प्रॉपर्टीज़ आता है वो पहला रहता है कम्यूटेटिव रिंग, रिंग। आज का जो थ्योरम होगा थोड़ा उस पर बाउंड्री बना लेते हैं, इसके बाद थ्योरम लिखेंगे और फिर प्रूफ करेंगे। दूसरा होता है हैज़ यूनिटी एलिमेंट, हैज़ यूनिटी एलिमेंट। और इसके बाद तीसरा जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये किसका डेफिनेशन है भाई? ये पूरा मिक्सअप हो जाए तो ये डेफिनेशन किसका तैयार हो जाता है? फील्ड का हो जाता है ना। ज़रा थ्योरम को समझिए ध्यान से, उससे क्या होगा टारगेट आप कर लेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, और जैसे आप टारगेट कर लेंगे तो आपके दिमाग में थ्योरम पूरी तरह से बैठ जाएगी। समझे? यदि हम आपसे पूछें कि एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, क्या है? एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, वो आर है। मान लीजिए एक रिंग है ये आर, वो क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अब ये रिंग है ना, तो रिंग के पास आइडियल होता है, तो वो रिंग के पास आइडियल है। मान लीजिए एक कोई आइडियल है, ये एक आइडियल है और ये आइडियल इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। ये आइडियल कैसा है? इम्प्रॉपर है। और इसके पास जो भी आइडियल है वो इम्प्रॉपर आइडियल ही है। ये क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसके पास जो आइडियल है वो कैसा है? इम्प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर नहीं है, नो प्रॉपर आइडियल। बात समझे? ये नो प्रॉपर आइडियल, इसके पास जो आइडियल है वो प्रॉपर आइडियल नहीं है। हमको प्रूफ करना है कि ये चीज़ जो है हमारा वो फील्ड है। समझ में आया? फिर से एक बार थ्योरम समझिए कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसके पास जो भी आइडियल है ना, इसके पास वो इम्प्रॉपर है, यानी कि प्रॉपर नहीं है। तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आर जो कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है ये फील्ड होगा। तो इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा? सिर्फ एक तो यही बात ना, ओनली एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। टारगेट पता चला? बस पहले पुराने वाले बात को ही थोड़ा सा घुमा के बोला गया है कि नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट रखा गया है। समझ में आया बात? तो कल के ही थ्योरम में ऐसा रखा गया है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप कोसेट पढ़े थे? कोसेट ये सब ग्रुप होता था और ये एक एच एलिमेंट होता था ना। ये एच एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि ए बी सी और एक ठो आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और लिखेंगे एच, ये लेफ्ट कोसेट होता था। तो ये यदि हम ये ए लगाते हैं और ये जो जितना भी एलिमेंट होता है ये सब ग्रुप होता था। क्या होता था? सब ग्रुप होता था। तो ये सबसेट होता था किसका? जी का।
ग्रुप का और ये नॉन एम्प्टी होता था, ठीक है। और कोसेट जब तैयार करते थे तो उसमें कोई एलिमेंट लेते थे जी से, कोई भी एलिमेंट, और उसको ऑपरेट यहाँ लेफ्ट साइड किए तो ये लेफ्ट साइड होता था। लेफ्ट साइड यहाँ ए लगाए तो सारे एलिमेंट में ये ए हमारा हुआ करता था। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये कोसेट का बात होता था। यदि हम राइट साइड लगा लेते इसको तो ये राइट साइड प्रत्येक एलिमेंट में लगता, हाँ या ना? राइट साइड लगेगा ना, ये राइट साइड लगता, ये सारा एलिमेंट किस साइड लगता? राइट साइड लगता। समझ में आया बात? लेफ्ट कोसेट लेफ्ट साइड जी का एलिमेंट लगा और राइट कोसेट राइट साइड जी का एलिमेंट लगा। कहाँ पर भाई? सब ग्रुप में। इसी तरह से आपके पास आर ए होगा। अच्छा एक बात बताइए तो, यहाँ पर ये जो ए एलिमेंट है वो किसका है बताइए पहले? जी से आता है ना। और बी जो है एलिमेंट है वो कहाँ का एलिमेंट है बताइए? एच का एलिमेंट है ना। उसी तरह से हम यदि आर ए लें और ये रिंग हो तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो आर ए के रूप में आएगा ना, आर ए के रूप में आएगा। कॉसेट दिमाग में रखना है, लेकिन ये रिंग कॉसेट के रूप में इसको देखना है, समझे? तो आर ए होगा। बताइए तो आर कहाँ का एलिमेंट होगा? आर का, ये आर एलिमेंट आर का, मेन आर का होगा। और ए जो एलिमेंट, ऐसे मान लीजिए ए में कोई नॉन जीरो एलिमेंट लीजिए, ठीक है, ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, तो इसको आर ए लिखेंगे। तो आर जो है वो कहाँ का? आर का। और ए कहाँ का एलिमेंट है वो बताइए? ए भी आर का ही एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन आर ए कहाँ का एलिमेंट हो गया बताइए? आर ए का एलिमेंट हो गया। ये बात देखें कि नहीं देखें? ये देखिए, ये आर का एलिमेंट है, ठीक, और ये जो ए एलिमेंट है वो भी आर का ही एलिमेंट है। समझ में आया बात? और इसके बाद जब दोनों एलिमेंट साथ में आया तो वो आर ए का एलिमेंट हो गया। हम यदि आपसे पूछें कि बोलिए ये जो बी है क्या वो जी में नहीं है? ये बी यहाँ जो दिख रहा है वो एच में दिख रहा है ना, ये जी में नहीं है, है कि रहेगा कैसे नहीं? सबसेट है तो है, रहेगा ना। समझ में आ गया बात? तो ये सब कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ आइडियल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग। जो थ्योरम आप बता रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा बाउंड्री बनाएंगे कि ये आइडियल, ये मान लीजिए इसको हमको दिखाना होगा ये आइडियल है, तो कैसे दिखाएंगे? आइडियल का डेफिनेशन याद है? आइडियल का डेफिनेशन क्या था? यदि ए बी आइडियल में है तो दिखाना होगा ए माइनस बिलोंग्स टू आइडियल, क्योंकि सब ग्रुप, याद आया? आई को सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, और सब ग्रुप अंडर एडिशन होने की वजह से बीच में माइनस, अंडर मल्टीप्लिकेशन में पावर में माइनस। क्लियर है? और साथ ही साथ दूसरा, यदि कोई एक एलिमेंट वो ए आई में चला गया और आर आर में चला गया तो दिखाना होता था ना ए आर किस में? आई में, आई में नहीं, और एक आर ए कहाँ पे? आई में। आइडियल के डेफिनेशन से होता था, हाँ या ना? होता था ना। यदि इसी जगह हमको दिखाना होगा आर ए को आइडियल, किसको दिखाना पड़ेगा? आर ए को आइडियल। तो इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा किसी को, क्या लेंगे इसके में एलिमेंट बताइए तो? आर ए लेंगे, हाँ या ना? आर ए लेंगे, इसमें इसी तरह एलिमेंट रहता है, देखिए सेट है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आर जो एलिमेंट है वो कहाँ लेंगे? आर में लेंगे, लेंगे ना। यदि हम ये दिखाने में सक्षम हो जाएं कि आर ए और ये आर, ये वाला आर जो है ये लेफ्ट राइट दोनों लगता है ना, लेफ्ट राइट दोनों लग सकता है कि नहीं? ये दिखाने में यदि हम सक्षम हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये आई का जगह लिया है, देखिए ना, लिया है आई का जगह, देखिए तो लिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। अच्छा, ये आइडियल हो जाएगा तो ये कैसा आइडियल हो जाएगा बताइए तो? क्योंकि हम अभी तुरंत बता दिए हैं कि इसके पास जो आइडियल होगा वो सिर्फ इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर होगा मतलब ये जो आइडियल रहा होगा आर ए वो या तो जीरो वाला रहा होगा या फिर खुद बराबर वाला रहा होगा ना। अच्छा, ये जब खुद बराबर वाला रहा होगा, ये जीरो वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक ठो नॉन जीरो एलिमेंट हम लिए ही हैं, देखिए तो एक ठो नॉन जीरो एलिमेंट आर ए में यहाँ लिए ही है, लिए है ना। तो ये खुद वाला हो ही नहीं सकता, तो तय है कि ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये एक इसमें ये एक कैसा रिंग है बोलिए तो? आर कैसा है बोलिए? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। इसमें यूनिटी एलिमेंट होगा या नहीं होगा? इसमें यूनिटी एलिमेंट होगा ना, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। और वो चला गया तो बोलिए ये आर बराबर है ना ए आर के, ये वन इसमें होगा हाँ या ना होगा?
होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 1 जो रहा होगा वो किसी एलिमेंट के बराबर तो जरूर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। अब बताइए ए बी बराबर 1 हो गया तो आप कहिए बोल सकते हैं बी बराबर ए इनवर्स, या फिर ए बराबर बी इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसका ये इन्वर्स है, हुआ कि नहीं हुआ? तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ये आर्बिट्रेरी था तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम जानते हैं, आपको जितना बात बताया इसका 2% भी दिमाग में गया हो बहुत हो गया। हाँ, लेकिन जब इसको सिस्टमेटिक जब लिखेंगे तब ये सब बात आपके दिमाग में आएगा। बात समझ में आ गया? तो पहले सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग में थ्योरम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में पता ही नहीं चलेगा कि थ्योरम क्या है। तो थ्योरम लिखिए। थ्योरम नंबर कितना होगा बता दीजिए, कल के बाद का। कल आप भी नहीं थे क्या? आप भी नहीं आए थे। एब्सेंट करने से क्या घाटा होगा, ये तो 5-6 क्लास में बच्चा समझता है। थ्योरम नंबर 7, चलिए लिखिए। ए कम्यूटेटिव रिंग with unity is a field if यदि it has no proper ideal, if it has no proper ideal। इस सारे चीज़ों का उपयोग करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है एग्ज़ाम के लिए, ये 2-3 साल में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये आएगा क्वेश्चन। सिलेबस भी चेंज होने वाला है, लेकिन आप लोगों का सिलेबस चेंज नहीं होगा, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये सिलेबस चेंज हो रहा है। पुराने सिलेबस से सब कोई उब चुके हैं, हम लोग भी उब ही गए हैं। आप लोग के लिए कुछ नहीं, न्यू सेशन के लिए कुछ भी चेंज होता है। आइए प्रूफ, न्यू सेशन जो भी चीज़ होता है वो न्यू सेशन के लिए होता है। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मानना पड़ेगा लेट R be a commutative ring with unity and it has no proper ideal, and it has no proper आइडियल, इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। We have to show that R is a field. R is a field. It is sufficient to show that every non-zero element of R has multiplicative inverse। अभी आपके सामने लिखे थे ना, 2 चीज़ तो था ही, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और उसको दिखाना क्या है, फील्ड। तो एक लास्ट वाला चीज़ बोले थे ना, सिर्फ पूरा कर देंगे तो हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट every non-zero element of R has multiplicative
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन R। ये दिखाना काफ़ी हो जाएगा कि उसके पास प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिंस R is commutative ring with a unity। ये दिया हुआ है कि R एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। दिस मस्ट implies that R has at least one non-zero एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि उसके पास कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है। लेट इट बी, मान लीजिए कि ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है, ए है। कोई दिक्कत समझ में आया? बात ही बात। ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कब होल्ड करता है? जब दो एलिमेंट हो और वो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी यानी कि कम्यूटेटिव वर्ड यूज़ करेंगे तो ये दो एलिमेंट होगा, तो एक नॉन जीरो तो होना ही है। ठीक है, तो जैसे ही एक नॉन जीरो एलिमेंट इसके पास हुआ तो हम लोग अब तुरंत कंसीडर कर लेंगे एक सेट। बताए थे आर ए याद आ रहा है दिमाग में? जो बोले थे वो आपका वर्चुअल बाउंड्री था। अब उसी वर्चुअल बाउंड्री पे हम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। लेट अस कंसीडर अ सेट आर ए इज इक्वल टू आर ए, वेयर आर कहाँ का एलिमेंट, आर का, और ए कहाँ का माने हैं पहले देख लीजिए, आर का। कोई दिक्कत इसमें? ए आर का है। चलिए, अब यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन के बात को हम लोग समझते हुए लिखते हुए आगे बढ़े हैं। अब देखिए, अब यहाँ के बाद एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको दिखाना है कि ये जो है ना आइडियल है। क्या दिखाना है? ये आइडियल है। आर ए आइडियल दिखाने के लिए क्या क्या बात दिखाना पड़ेगा कि वो नॉन एम्प्टी और सबसेट रहा हो किसका, आर का। ये आइडियल। देखिए टारगेट, देखिए आपका क्या है। टारगेट होना चाहिए कि आर जो है, ये आर ए जो है, ये आइडियल हो जाए किसका, आर का। ये टारगेट है। टारगेट पूरा कैसे होगा? यदि आप ये दिखाने में सक्षम हो जाते हैं कि ये आर ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, साथ ही साथ आप दूसरे में ये दिखाने में सक्षम हो जाते हैं कि कोई दो एलिमेंट, मान लीजिए एक x फिलहाल मान लेते हैं, बाकी वहाँ का तो फॉर्मूला लगाएगा। यदि x और y दो किसको दिखाना है आइडियल, माने पता है कि नहीं, आर ए को। तो आर ए में मान लीजिए तो दिखाना पड़ेगा कि x माइनस वाई बिलोंग कहाँ करता है, आर ए में। और इसका दूसरा टारगेट कि यदि कोई एलिमेंट x आर ए में है और r कहाँ है, r में है, तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो x आर ए में होना चाहिए और आर ए मतलब x r होना चाहिए। ये टारगेट आपको पता चला? बस ये टारगेट यदि आप पूरा कर लिए, थ्योरम कंप्लीट। क्योंकि यहाँ तक जो भी था वो आपका तो क्वेश्चन का बात था भाई, अब टारगेट वो पता चल रहा है। आइए तो वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले नॉन एम्प्टी और सबसेट। आप ये बताइए कि आर ए में
आर ए में जो है कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, खाली तो नहीं होगा ये बात तय है, क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट रहा होगा और ये एक नॉन जीरो उसके साथ गया होगा। अच्छा एक बात बताइए कि यदि आर में मान लीजिए कुछ एलिमेंट ना हो, एक एलिमेंट इतने सा हो, तो एक बात बता दीजिए हमको कि ये इस तरह होगा हाँ या ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कम से कम होगा ना ऐसा। तो इस कंडीशन में आर ए जो है वो आप कह सकते हैं ये जीरो एलिमेंट और ये ए एलिमेंट, इसमें कुछ है या ना है, लेकिन ये ए एलिमेंट इसमें है। किस वजह से है? तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के, यूनिटी एलिमेंट की वजह से है ना। तो हम कह सकते हैं आर ए इज नॉन एम्प्टी, और सबसेट तो होना ही है उसको, क्योंकि ये डेफिनेशन ही देता है कि जो भी एलिमेंट आना है वो कहाँ से आना है, आर से आना है। तो उसे फिर लिखेंगे ऑब्वियसली आर ए इज नॉन एम्प्टी एंड सबसेट ऑफ आर, दैट इज, बस इसको लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगला हमारा टारगेट क्या है आपको पता है? अगला टारगेट है कि दो एलिमेंट आप किस में ले लें, आर ए में ले लें, और दोनों को माइनस करने के बाद वो कहाँ दिख जाए हमको, आर ए में। ये यदि टारगेट पूरा हो जाए तो हद तक हम लोग आइडियल के नज़दीक करीब पहुँच जाएंगे। तो आइए मानना पड़ेगा दो एलिमेंट, किस में मानना पड़ेगा, हाँ आर ए में मानना पड़ेगा। नहीं तो आर ए में जो एलिमेंट होगा किस में होगा भाई, आर ए में जो एलिमेंट होगा R1 ए इसी फॉर्म में होगा, देखिए सेट बता रहा है ना, और ये R2 ए होगा या नहीं होगा बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये दो एलिमेंट उसमें होगा। मेरा टारगेट पता क्या है कि इस दोनों को माइनस करने के बाद कहाँ पहुँच जाए, आर ए में पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग नाव लिखते हैं और R1 ए माइनस R2 ए लिख के इसको कैलकुलेट करते हैं। बताइए तो ये R1 R2 और ये ए, इस सारा का सारा एलिमेंट कहाँ होगा, देखिए ये R1 कहाँ का एलिमेंट रहा होगा, R का, R2 कहाँ का रहा होगा, R का, तो तब तो ये आर ए में पहुँचा। तो R1 और R2 बिलोंग्स टू R। अच्छा एक बात बताइए, R के बारे में जानते हैं कि R क्या है? हाँ, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग मतलब रिंग है ना। अच्छा रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज याद है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, याद है ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ उसके पास एक और प्रॉपर्टीज आता है कि जो कंडीशन इसके साथ बनाता है वो, ये जो कंडीशन इसके साथ बनाता है ए बी प्लस बी सी, यानी कि इस तरह से ए सी प्लस बी सी, उसी तरह कंडीशन ए माइनस बी के साथ भी बनाता है। ये उसका प्रॉपर्टीज ही है, प्रूफ भी किया हुआ है वहाँ पर। माइनस वाले के साथ वैसा ही बनता है, वो अलग से उसके प्रॉपर्टीज से ये प्रूफ भी होता है माइनस वाले के साथ भी। ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा, ये वैसा वहाँ प्रॉपर्टीज प्रूफ किया हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं R1 ऐसे, और यहाँ भी कर सकते थे लेकिन इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे इस तरह से। ये बात प्रॉपर्टीज में है कि प्लस वाला तो डेफिनेशन से आ जाता है, और ये वाला बात कहाँ से लिखे, प्रॉपर्टीज से लिखे। तो लिखिए बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। साथ ही साथ एक बात और बताइए कि ये R1 माइनस R2 जो है ये R3 मान सकते हैं, हाँ या ना। ये इतना में हो गया। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि R1 माइनस R2 जो है, यदि R1 जो है R का एलिमेंट है और R2 भी R का एलिमेंट है, तो वो कैसे होता है, वो भी प्रॉपर्टीज से होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये R का एलिमेंट है और R2 किसका एलिमेंट है, R का है। R क्या है बता दीजिए, रिंग है कि नहीं कम से कम, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, रिंग है। अच्छा रिंग है का मतलब अंडर एडिशन वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन किया होगा,
अबेलियन का फॉर्मेशन किया होगा कि नहीं, और अबेलियन किया होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट किया होगा कि नहीं अंडर एडिशन। तो बता दीजिए कि -R2 जो है वो कहाँ चला गया भाई, R में चला गया है या ना। अच्छा एक बात बताइए, ये R यानी कि ये कहाँ एलिमेंट चला गया, R में चला गया। R1 बोलिए कहाँ का एलिमेंट है भाई, R का। R2 R का एलिमेंट था, लेकिन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स से -R2 कहाँ का चला गया, R में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि R2 भी कहाँ का एलिमेंट हो गया, R का एलिमेंट हो गया। बताइए रिंग का पहले प्रॉपर्टीज क्लोजर अंडर एडिशन अबेलियन में ही आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। बताइए कि ये दोनों का क्लोज्ड अंडर एडिशन वो R में जाएगा हाँ या ना। गया तो देखिए R1 -R2 भी R में चला गया हाँ या ना। R1 कहाँ था बताइए, R में। R2 कहाँ था बताइए, R में। तो R -R2 कहाँ चला गया, R में। तो कह सकते हैं कि ये एलिमेंट भी R का होगा, कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बगल में लिख दीजिएगा, चूँकि R1 कहाँ का एलिमेंट, R का, R2 कहाँ का एलिमेंट, R का, एक कोमा देखिए दिए हैं, तो ये इम्प्लाई करेगा R1 -R2 बराबर कितना, R3 से ना भी लिखे तो चले, वो R का एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए कि R3A, अब R3 कहाँ का एलिमेंट हो गया बता दीजिए तो, R का। तो बताइए R3A RA का एलिमेंट होगा हाँ या ना, होगा। तो एकदम इसको लिख सकते हैं, इसलिए R1A -R2A बराबर कितना निकला बोलिए, R3A निकला ना। और ये बताइए RA का एलिमेंट होगा हाँ या ना, RA का एलिमेंट होगा ना, क्योंकि ये R का हम दिखा चुके और A तो R का है, फॉर्म भी वही है। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि R1A कहाँ का एलिमेंट था, RA का, R2A कहाँ का एलिमेंट था, RA का। तो दोनों का माइनस करने पर वो RA का एलिमेंट हुआ या ना हुआ। देखिए तो आपका टारगेट एकदम करीब पहुंच रहा है, पूरा होने के करीब। आइए ऊपर यहाँ लिखिए, दैट इज़, यहाँ तक लिखने के बाद ये देखिए भाई, ये आपका रफ है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ इसके बाद आप लिखिए, दैट इज़ यदि R1, दैट इज़ यदि R1A RA का एलिमेंट है, R2A RA का एलिमेंट है, देन तब वी हैव, हमारे पास है, वी हैव R1A -R2A कहाँ का एलिमेंट हो गया है बता दीजिए, RA का हो गया है। ये टारगेट आपका पूरा हुआ। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला बात है ना, बस अब वो टारगेट भी पूरे के करीब है। लिखिए जल्दी से, रफ वाला भी बात लिखिएगा क्या, लिख लीजिएगा। ये सब इजी है, ABCD है, पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी इसको शुरू में बताए थे। अब छूटा हुआ मेकअप कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे शुरू करें। टारगेट आपको पता है क्या करना है, इसके बाद फिर मिटा देते हैं। टारगेट पूरा हो ही जाएगा कि इधर मिटा दें, इधर मिटाएंगे तो फिर एक बार से समझाने में आसानी होगी, शुरू से समझाएंगे, ठीक है। टारगेट याद रखिएगा, ठीक, लास्ट फाइनल है। अगेन फिर अगेन पुनः लेट, मान लीजिए R1A कहाँ का एलिमेंट, RA का। किसको दिखाना है आइडियल, याद है इसको, नहीं, ठीक। R किस में मानते हैं, R में। आप इमेजिन कीजिएगा ये I है, मन ही मन सोचिएगा ये क्या है, I है। आते हैं, शुरू करते हैं ना। इसी को पहले ले लें, लेफ्ट राइट लेने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये पहले ले लिए R और इसको लिए R1A, ठीक है, बराबर। ये बताइए R का एलिमेंट, R1 R का एलिमेंट और A R का एलिमेंट, ये R है, ठीक है। अच्छा R रिंग है ना, R क्या है, रिंग है। अंडर एडिशन ये एबेलियन का फॉर्मेशन किया होगा,
अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन क्या होगा, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ तक क्लियर है। आप एक बात बताइए कि ये सेमी ग्रुप में मतलब ग्रुप का आधा मतलब एक अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर और दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। देखिए तो एसोसिएट करेगा एलिमेंट आर इतना एसोसिएट करेगा कि नहीं, बाय डेफिनेशन ऑफ आर लिख लीजिए बगल में, हो सकता है उधर ना दिखे तो बाय डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन ही है, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, आर कहाँ का एलिमेंट, आर का, R1 कहाँ का, आर का, इसी जगह बाय क्लोजर कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, आर का। इसको R4 मान लें, R4 मान लें, कोई दिक्कत। जहाँ पर आप बगल में लिख लीजिए वेयर R1 R2, हाँ अलग अलग भी लिख लेंगे, यहीं पे नीचे में लिख लेते हैं ये R1A नीचे में लिख लीजिए, चूँकि R का एलिमेंट, R1 कहाँ का एलिमेंट, R का एलिमेंट, तो बता दीजिए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी R1 कहाँ का एलिमेंट हो गया, R का एलिमेंट हुआ। बात समझ में आया है या ना। चलिए अब एक बात बताइए, ये R का एलिमेंट और ये A, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये बिलोंग कर जाना चाहिए RA में बाय कंडीशन, ये वाला कंडीशन नहीं, देखिए नहीं ये वाली कंडीशन से होना चाहिए कि नहीं क्या। इसको यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो आपको एग्ज़ाम के समय तैयारी करने वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए, क्या फ्रॉम फर्स्ट, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी क्या लिख दीजिएगा, बोलिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम मान चुके हैं क्या पहले कहीं, ओ अच्छा इसको मान चुके हैं, तो इसको कुछ और मान लीजिए, इक्वेशन अल्फ़ा मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा इस इक्वेशन अल्फ़ा, कोई दिक्कत। ठीक है, इसका 1 का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मान लिए तो चलिए। दैट इज़ आप लिख सकते हैं यदि R1A, थोड़ा सा बगल से लिखते हैं इधर तो फिर जगह भी बच जाएगा। दैट इज़ आप लिख सकते हैं यदि R1A कहाँ है भाई, RA में, इसको I आप इमेजिन कीजिएगा तब जल्दी से दिमाग में आएगा, ठीक है। और R में देन तब हमारे पास है हमारे पास है R, ये दोनों यही वाला चीज़ ना, ये आप लिख, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला R A में जाएगा कि नहीं जाएगा, बराबर है, तो देन वी हैव R1A किस में चला गया, RA में चला गया। RA को आप I की तरह इमेजिन कीजिए, क्या किसके तरह इमेजिन कीजिए भाई, I के तरह इमेजिन कीजिए, ऐसा इसको I की तरह इमेजिन कीजिए ना, हो जाएगा, क्यों लिखेंगे। चलिए तो ये हो गया 10। आप क्या कह सकते हैं बताइए, हाँ ओवरऑल वी हैव हमारे पास है, आप देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर आप देखिए आपके पास ये है RA इज ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ, RA इज ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ किसका, R का। दूसरा का फर्स्ट क्या निकाले हैं, यदि R1, वहाँ देखिए R1A R में है, RA में है, कोमा R2A RA में है ना, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है बोलिए, R1A माइनस R2A कहाँ बिलोंग कर रहा है, RA में कर रहा है। और अभी तीसरा जस्ट आप निकाले हैं कि R क्या, R1A कहाँ, RA में, और R कहाँ, R में। तो लेफ्ट राइट कोई एक दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से तो उधर से भी कम्यूट करेगा ही। हाँ तो ये आपका कहाँ चला गया बोलिए, तो R1A R कहाँ चला गया,
आर ए में चला गया। इससे क्या हुआ भाई, तो कह सकते हैं आर ए इज एन आइडियल, किसका, ऑफ आर का। टारगेट यहाँ तक पूरा हुआ आइडियल दिखाने का। चलिए किधर मिटा लें अब, हाँ नीचे लिखिएगा, उसके नीचे हैंस आर ए इज एन आइडियल किसका, ऑफ आर। कोई दिक्कत। इट इज ऑल्सो गिवन दैट, ये दिया हुआ है, आर हैज नो प्रॉपर आइडियल। इट इज given that R has, फर्स्ट लाइन देख लीजिए लिखा हुआ होगा, R has no proper आइडियल। जब वो प्रॉपर, R के पास प्रॉपर आइडियल है ही नहीं और आर ए उसका आइडियल है। देखिए आर ए किसका आइडियल निकला, प्रूफ किए भाई, आर का, और कहता है कि इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो तय है कि आर ए कैसा आइडियल रहा होगा, इम्प्रॉपर। दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट आर ए इज अ इम्प्रॉपर आइडियल। कैसा आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल। इसका मतलब क्या हुआ कि आर ए या तो ये रहा होगा या क्या रहा होगा, बोलिए, वो खुद वाला रहा होगा। इम्प्रॉपर मतलब वही होता है, एक जीरो एलिमेंट वाला और एक खुद वाला, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये तो संभव है नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास कम से कम एक ठो नॉन जीरो एलिमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट आर ए हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट ए, है ना। तो उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये सब तैयारी साथ ही करते जाइएगा, एग्ज़ाम के समय के लिए छोड़िएगा तो उस समय मेरे खिलाफ आपके मन में क्या बात आएगा ये तो नहीं पता पढ़ने वक्त एग्ज़ाम के रात, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाद में हमको बदनाम मत कीजिएगा। हाँ, क्योंकि उस समय जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा क्या क्या लिखा दिए। अभी आपको सब पता है कि क्या क्या लिखा दिए, तो अभी इसको पता को पता रहने दीजिए, इसको लापता नहीं होने दीजिएगा। हाँ, सिंस आर ए हैज़ at least one non-zero element A, so इसलिए आर ए इज नॉट इक्वल टू क्या, 10 आर ए इज इक्वल टू कितना, आर। इसको इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। फर्स्ट का कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, पड़ा हो तो हम लिखिए दिए ऐसे, ओवरऑल वी हैव ढूंढ के सब जगह से। अच्छा, आर कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सिंस आर इज सीधा लिखते हैं, आर हैज़ यूनिटी एलिमेंट, यस नो। आर हैज़ यूनिटी एलिमेंट, आर के पास यूनिटी एलिमेंट है, तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ। एक 1 है ये एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट, वो किसके पास है, आर के पास है। जल्दी पहुँचे, वर्चुअल बाउंड्री जो तैयार किए थे वो दिख रहा है,
जो जो बोलते जा रहे थे याद उस वक्त ना रहा, शुरू में जब बोल रहे थे याद ऐसे कैसे रहेगा, किसी को नहीं रहेगा। अब वो जिसको रहेगा वो ओवर होगा। हाँ, हम नहीं मानते कि कोई ओवर है अभी फ़िलहाल आसपास में, ठीक है। तो ये 1 कहाँ है भाई, आर में। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 आर के जगह इसमें भी है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, ये 1 इसमें है। अच्छा इसमें एलिमेंट कैसा होता है, दो ठो होता है। पहला एलिमेंट होता है आर का और दूसरा एलिमेंट होता है बी का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये बी ए बराबर 1 ठो 1 के हो गया और ये आर में चला गया, जहाँ पर ये बी एलिमेंट आर का। आप हम लोग अभी शुरू से R1 मानते आ रहे थे ना, हाँ, तो वो R1 के जगह हम B मान लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लिख देंगे बगल में वेयर B एलिमेंट कहाँ का भाई, R का, और ये A एलिमेंट B कहाँ का, R का, ये A एलिमेंट भी R का। बात समझ में आया, क्लियर है या कि नहीं। तो आज दोनों एलिमेंट कनेक्ट हो गया तो वो एलिमेंट कहाँ चला गया, R A में चला गया। दिस इम्प्लाइज दैट B A बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या समझते हैं, हम लोग बचपन में समझते थे, पता नहीं आप लोग क्या समझते थे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब यही होता है कि 1 आ जाना चाहिए। नहीं, एडिटिव इन्वर्स का मतलब हम लोग यही समझते थे, आप क्या समझते थे हमको नहीं पता। ये कैसा इन्वर्स है इसका, एडिटिव, और इसका ये कैसा इन्वर्स है, तो एडिटिव, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। पार्ट 1 में ये सब एकदम ईजी है। तो कह सकते हैं कि A हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कौन जी, हाँ सॉरी ये 0 हो जाएगा। हाँ तो इसको कह सकते हैं हाँ B इज द, दिस इम्प्लाइज दैट B इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऑफ किसका, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। गुना किया, अभी बताइए, हम आपसे ये पूछ लें, ये 2 है और हम यहाँ x रख दें और यहाँ 1 कर दें, आप x का मान नहीं बता सकते हैं, बी इन्वर्स होगा ना, और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, होगा। वही बात लिखे, b के a के बगल में b है ना और 1 के बराबर हुआ है ना, तो बताइए ये b इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a होगा, हाँ या ना, होगा। अच्छा ये बताइए B है कहाँ, R में है, एंड ऑल्सो ए नॉन जीरो माने थे, हाँ या ना, दैट इज करके लिखिए, दैट इज ए नॉन जीरो माने थे, हाँ या ना, सॉरी ए नॉन जीरो माने थे R में, फर्स्ट स्टार्टिंग जो किए थे, ये क्या इम्प्लाई कर गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स B कहाँ चला गया, बोलिए, R में आया। अच्छा ये हमारा ऐच्छिक था, कोई यदि D माना रहा था तो उसके लिए भी होता ना ऐसा कंडीशन, तो ये हमारा क्या था, आर्बिट्रेरी था। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन R हुआ, और यही तो हम कहे थे, इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन R। कोई दिक्कत, देयरफॉर R इज ए फील्ड, देयरफॉर R इज अ फील्ड। आपके दिमाग में गया कि नहीं गया ये बात, therefore R is a field। R क्या है, फील्ड है। ये थ्योरम थोड़ा सा देखने में लगता है कुछ होगा, वरना इसमें है कुछ नहीं, समझ में आया बात। तो इस थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे, एक आध थ्योरम और होगा। जैसे हम आपसे पूछें कि एक डिवीज़न रिंग है, कैसा रिंग है, डिवीज़न रिंग है। नेक्स्ट थ्योरम का भी बाउंड्री आपके सामने हम तैयार करते हैं। एक डिवीज़न रिंग है, कैसा रिंग है, डिवीज़न रिंग है। डिवीज़न रिंग में यही खासियत एक है इसका कि ये इसमें कम्यूटेटिव वर्ड यूज़ नहीं होता है, बस बाकी एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको ये बताएं कि एक रिंग है
जो कॉम्यूटेटिव है, क्या है, कॉम्यूटेटिव है, और साथ ही साथ इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, सॉरी ये डिवीज़न एक ये ऐसे, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं, एक रिंग है, इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, ठीक, और इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, नो प्रॉपर आइडियल, क्या नहीं है, प्रॉपर आइडियल नहीं है, ठीक है। तो बताइए कि इसको फील्ड हमको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जस्ट अभी आपको बताए कि फील्ड दिखाने के लिए बस एक तो इसका तीसरा प्रॉपर्टीज, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए अभी जैसा हम बी ए लिखे, यहाँ पर अब ए इधर लिख देंगे और बी उधर लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात और लिख लीजिए, बी ए भी लिख लीजिए, ऐसा ये ए बी भी लिख लीजिए। क्यों ऐसा लिख लीजिए भाई, चूँकि ए और बी दोनों का दोनों आर में है और आर कम्यूटेटिव है, तो यहाँ लिख लीजिए एक बात, चूँकि आर इज कम्यूटेटिव, क्या है, कम्यूटेटिव है। बात समझ गए कि नहीं। जबकि जब हम यहाँ पहुँचेंगे इसी पोजीशन पर तो ये हमारा कम्यूटेटिव बात ना फॉलो करेगा, और उसके लिए एक हम इन्वर्स लगा के आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो ये थ्योरम तो तय हो गया कि अब ये थ्योरम आएगा जो लिखे थे, मतलब कम्यूटेटिव के साथ आएगा तो अभी तुरंत बताए, और यदि कम्यूटेटिव ना देगा, वो डिवीजन रिंग नेमिंग कर देगा, तो समझ जाइएगा कम्यूटेटिव वर्ड नहीं दिया है, और यहाँ के बाद कुछ ना कुछ उसमें टेक्निक लगेगा। बात समझ में आ गया। तो हम लोग कल फिर पढ़ेंगे कि इसके आगे के चीज़ को, मतलब आपके समझ में आ गया होगा। एक डिवीजन रिंग जिसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, प्रूफ करना होगा कि वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। समझ में आया बात। तो ये बात को आपको कल बताएंगे, और यहाँ के बाद यहीं से चीज़ बदलेगी। तो तय हो गया कि कल वाला चीज़ आपको पूरा पढ़ के आना ही है, मतलब आज वाला कल पढ़ के आना है, और जो छूटा है वो डिसाइड करेंगे अब कल से, फिर अब क्या, ठीक है। तो कल मिलते हैं।